दोस्तों, भारत जब भी कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करता है या फिर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वर्ल्ड लेवल तो छोड़िए, खुद हमारे कंट्री के लोग ये कहने लग जाते हैं कि भारत में यार अभी इतनी भूखमरी है, इसकी क्या जरूरत थी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ले, जब भारत में बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट आया तब लोगों ने कहा, खुद हमारी कंट्री के लोगों ने कहा कि भारत में तो यार इतनी भूखमरी है, हम बुलेट ट्रेन का क्या करेंगे। अभी रिसेंटली की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नई संसद भवन की अभी नींव रखी है तो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया कि भाई हमारे देश में तो इतनी भूखमरी है, नई संसद की हमें क्या जरूरत है। जब भारत ने चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, जब भारत ने मंगल मिशन लॉन्च किया था, जब भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, तब ये सारे बयान वर्ल्ड लेवल पे और हमें हमारी कंट्री पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार आखिरकार भारत में कितनी भूखमरी है, ये हमें जानना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और अभी तक स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं भुखमरी को खत्म करने के लिए भारत देश के अंदर से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट आपने पढ़ी भी होगी, जिसका डाटा फिलहाल आप भूल गए होंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको रिवाइज करवा दूंगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जो वैश्विक आपका हंगर इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक 107 कंट्रीज में से 94 नंबर पे आया है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यदि आपको जानना है कि हमारे देश के अंदर कुल कितनी भुखमरी है, तो इसके लिए आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं FAO, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, इसकी आपको एक रिपोर्ट पढ़नी होगी, जिस रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट के माध्यम से साफ हो जाएगा कि भारत के अंदर कुल कितनी भुखमरी है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट हमें क्या कहती है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर कुल, अभी प्रेजेंट की हम बात करें, 2020 में ये रिपोर्ट आई थी कि भारत में कुल जो अंडर नरिश्ड पीपल हैं, ठीक है, अंडर नरिश्ड पीपलों की संख्या 189.2 मिलियंस है। यानी कि मैं सीधा स्पष्ट शब्दों में बात करूं तो भारत में कुल 19 करोड़ लोग, लगभग 19 करोड़ लोग अंडर नरिश हैं, यानी कि जिनको प्रॉपर न्यूरिशमेंट यानी कि खाने के अंदर उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, प्रॉपर खाना उनको नहीं मिलता। आप सीधे सीधे ये जान लीजिए कि उनको खाने को 2 टाइम का खाना ठीक से नहीं मिलता। यदि हम इसको टोटल पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की है उससे यदि हम आंकड़ा निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कि हमारी कुल जो 14% पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो अंडर नरिश है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। आगे बढ़ते हैं, इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक एज होती है लेडीज के अंदर, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एज। 15 से लेकर 49 साल, ठीक है, ये जो उम्र होती है लेडीज के अंदर, इसको रिप्रोडक्टिव एज बोला जाता है, जिसके तहत वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो यदि हम इस एज की बात करें तो इसमें से कुल टोटल वुमेन 51.4% वुमेन हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, उनमें खून की कमी है, यानी कि वो क्या है, एनेमिक है। इसी रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो 34.7% बच्चे हैं वो क्या है, स्टंटेड है। अब स्टंटेड बच्चे कौन से होते हैं, स्टंटेड बच्चे वो होते हैं जिनकी जो हाइट होती है वो उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पाती। और ऐसा कब होता है, जब बच्चे को प्रॉपर खाने को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, खाना यदि मिलता है तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टंटेड चाइल्ड। तो भारत में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 34.7% ऐसे बच्चे हैं जो कि 5 साल की उम्र के अंदर आते हैं, यानी कि 0 से लेकर 5 साल तक के। इसमें से टोटल 34.7% ऐसे बच्चे हैं जो स्टंटेड है। आगे ये रिपोर्ट कहती है कि इन्हीं में से, यानी कि 0 से लेके 5 साल तक की उम्र के बच्चे में 20% ऐसे हैं जो वेस्टिंग से जूझ रहे हैं। अब वेस्टिंग क्या होती है, वेस्टिंग होती है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो वेट होता है, ठीक है, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है,
लो होता है। जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरी हाइट 178 सेंटीमीटर की है, तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट 75 से 80 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल। तो ऐसे में जो स्टैंडर्ड वेट भी बच्चों का उनकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी, प्रॉपर खाना उनको नहीं मिलता, इसीलिए। तो 20% ऐसे बच्चे हैं जो वेस्टिंग से पीड़ित हैं। अब फर्दर इसकी बात करें हम, ये रिपोर्ट हमें ये भी कहती है कि जो चिल्ड्रन जो कि माल नरिश्ड हैं, यानी कि जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, यहाँ भी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, आप चौंक जाएंगे ये सुनकर। जो ये माल नरिश्ड चिल्ड्रंस होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता बेचारों को, तो उनमें जो डेथ रिस्क होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जो कॉमन बीमारी होती है, कॉमन बीमारी कौन सी होती है? जैसे डायरिया, निमोनिया, मलेरिया। अब डायरिया की मैं बात करता हूँ और निमोनिया की बात करता हूँ। डायरिया बेसिकली क्या होता है? डायरिया बेसिकली होता है जब बच्चे को क्या लग जाते हैं? लूज मोशन, उल्टी दस्त लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। और निमोनिया आप जानते हैं जब बच्चे को ठंड लग जाती है, ठीक है, ठंड की वजह से उसको हम निमोनिया बोलते हैं। तो निमोनिया और डायरिया की वजह से हम बात करें, हर साल भारत के अंदर 2 लाख बच्चे मर जाते हैं। यदि हम 2019 में एक रिपोर्ट जिसका नाम था जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंटरनेशनल वैक्सीन असेस सेंटर की रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट का नाम था निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट। यदि आप ये रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप पाओगे कि भारत के अंदर 100 में से हर साल एक बच्चा ऐसा होता है जो अपना 5वां जन्मदिन तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि वो 5 साल की उम्र तो लेता ही नहीं, उससे पहले वो या तो डायरिया या फिर निमोनिया से मर जाता है। ये प्रेजेंट की कंडीशन है हमारे देश के अंदर। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जो माल नरिश चिल्ड्रन, यानी कि जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है, उनमें से पहले ही उनकी बॉडी जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में जब बच्चे को डायरिया हो जाता है, डायरिया में तो क्या होता है? हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में जो बच्चे पहले से ही कमजोर होते हैं वो इस डायरिया से मर जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि चलो हमें ये तो पता चल गया इस रिपोर्ट से कि भारत के अंदर इतनी भूखमरी है और इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो इस प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इसको, भूखमरी को कम करने के लिए? और सरकार आने वाले कितने सालों तक, या फिर हमारी सरकार ने क्या गोल सेट किया हुआ है कि वो आने वाले कुछ सालों में भूखमरी को खत्म कर देगी? तो इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज जाननी होगी, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने सेट किए थे वर्ष 2015 के अंदर। इसमें टोटल कितने थे? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे। बहुत सारी कंट्रियां इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी थी यूनाइटेड नेशन का, जिसमें से भारत भी एक था। ठीक है, तो यही इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक गोल नंबर 2 है। ठीक है, गोल नंबर 2 में क्या कहा गया है? गोल नंबर 2 कहता है कि जितने भी जो हंगर है किसी भी कंट्री के अंदर, या फिर फूड सिक्योरिटी है, या फिर न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की 17 पॉइंट की लिस्ट है, इसमें से पॉइंट नंबर 2 है, ये कहता है कि हंगर को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी को लेके आना है, और जो न्यूट्रिशन है उसको कंट्री के अंदर इम्प्रूव करना है, और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको हमें इम्प्रूव करना है। ये पॉइंट नंबर 2 कहता है। और ये कब तक करना है? इसके मुताबिक वर्ष 2030 तक। ठीक है, तो भारत भी इसका हिस्सा है। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा, अक्टूबर 2019 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको UNWFP कहा जाता है, इसके एक स्टेटमेंट आई थी, और इसमें अभी तक भारत ने जितने जो है हंगर को खत्म करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जितने भी कदम उठाए हैं, तो यूनाइटेड नेशन की इस संस्था ने भारत की सराहना की थी। तो इसी के एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था बिशो प्रोजली। तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बयान दिए थे। उस बयान के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि भारत जो है 2030 तक
कैसे जो है हमारी कंट्री के अंदर यानी कि भारत के अंदर से हंगर को खत्म करेगा और कौन कौन से स्टेप भारत ने उठाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है यूनाइटेड नेशन ने सराहा था वो था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जो हमारा खाना था यानी कि फूड था उसको लीगल एंटाइटलमेंट घोषित किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे फायदा क्या हुआ था। इससे 800 मिलियन इंडियंस को यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है टोटल उसके 67% लोगों को इसका फायदा हुआ था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के 13 से। ठीक है, यदि आपको कहीं पे लिखना पड़ जाए कि हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं तो वहां पे आप जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव थे बिशो, इन्होंने ये भी कहा था कि सरकार ने जो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी लेके आई है सितंबर 2017 में वो भी भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर माल न्यूट्रिशन और हंगर को खत्म करने के लिए सरकार जो है नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी लेके आई थी सितंबर 2017 में, और इसी नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी के तहत भारत के अंदर पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा पोषण अभियान को जो है 3 साल का बजट इसको दिया गया था और इसमें कुल कितने का बजट दिया गया था 9,046 करोड़ रुपए का बजट पोषण अभियान को दिया गया था। और इस अभियान की सराहना भी जो है यूनाइटेड नेशन ने भारत के लिए की है। और वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अलावा भारत के अंदर जो मिड डे मील, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है ये मिड डे मील भारत में जो चलती है, मिड डे मील की सराहना की थी। दूसरा, भारत के अंदर जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो हाई न्यूट्रिशन की जो डाइट होती है जैसे दालें होती हैं वो बिल्कुल सस्ते दामों पर गरीबों को दी जाती हैं। इसके अलावा यदि आपको कहीं पर भी ये लिखना पड़ जाए कि भारत ने अपने कंट्री के अंदर से, अपने देश के अंदर से हंगर को खत्म करने के लिए और माल न्यूट्रिशन जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए क्या क्या प्रयास उठाए हैं, तो ऐसे में आप अपने उस लेख में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, भूखमरी कहाँ पे होगी, जहां पे पैसे की कमी होगी, यानी कि जहां पे गरीब लोग होंगे, जिन पे पैसा नहीं होगा तो वो प्रॉपर खाना नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर खाना नहीं ले पाएंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सरकार ने यदि कोई ऐसा कदम उठाया है जहां पर जिस कदम के जरिए गरीबों तक पैसा पहुंचा है तो आप उसको अपने इस लेख में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप मनरेगा को इंक्लूड कर सकते हैं या कोई भी सरकार की, चाहे सेंटर हो आपकी चाहे स्टेट हो, कोई भी ऐसी स्कीम है जिस स्कीम के तहत जो खाना है, जैसे अंत्योदय स्कीम हो गई, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो कि सस्ते दाम पर खाना लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, इसके अलावा या कोई भी ऐसी लेबर की स्कीम जहां पे गरीब व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए उनको सरकार काम प्रोवाइड करती है, जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हो गया, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकार ने लॉन्च किया है या फिर सरकार कोई सब्सिडी वगैरह देती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत बड़ा एग्जांपल है, मिड डे मील बहुत बड़ा एग्जांपल है, मनरेगा बहुत बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने कोई भी ऐसी स्कीम जो कि मैटरनिटी बेनिफिट से जुड़ी है, मैटरनिटी के दौरान जब प्रेगनेंसी के दौरान यदि सरकार गरीबों को कोई पैसा देती है, ठीक है, तो वो स्कीम आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने लेख में। ये सारे कदम हैं जो सरकार ने अभी तक उठाए हैं इसको कम करने के लिए। तो कैसा आपको ये वीडियो लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।